हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो आज हम समझेंगे गॉस थ्योरम होती क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम क्या है। दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम किसके बीच में रिलेशन दे रही है। पहली क्वांटिटी है फ्लक्स, दैट इज फाई, एंड दूसरी क्वांटिटी है चार्ज, दैट इज क्यू। और ये चार्ज कहां होता है बच्चों, क्लोज्ड सरफेस के अंदर। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये है चार्ज क्यू और इस चार्ज को हमने एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है। और ये क्लोज्ड सरफेस कैसा हो सकता है बच्चों, इमेजिनरी। ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक चार्ज क्यू एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है और यहां पे ये क्लोज्ड सरफेस क्या है, ये एक स्फीयर है। ठीक है। और इसके यहां पे रखा हुआ है चार्ज क्यू, सेंटर पे रखा है चार्ज क्यू। तो जैसे ही ये चार्ज आप रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, पाई। ठीक है। तो गॉस थ्योरम कहता है, गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon 0 times the total electric charge present within the closed surface। मतलब इस फ्लक्स फाई और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस थ्योरम है। इस क्लोज्ड सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस बनाया चार्ज क्यू के चारों तरफ, ठीक है ना, इससे क्या पास कर रहा है बच्चों, फ्लक्स फाई। ये फाई किसके बराबर है, 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन दिस क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना। बच्चों अगर मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक क्लोज्ड सरफेस बनाया और यहां पे इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज Q1, Q2, Q3 और एक नेगेटिव चार्ज है -Q4। तो इस कंडीशन में आप गॉस लॉ कैसे लिखेंगे, तो गॉस लॉ में फाई एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0। नेट चार्ज कितना है वो देखेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू नेट मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। मतलब गॉस लॉ लिखते समय हमें सिर्फ उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करना है जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। क्यू नेट जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्जेस हैं, बस वही कंसीडर करना है। बाकी जो चार्जेस बाहर हैं, मान लो एक चार्ज यहाँ पे Q5 है, एक Q6 है, एक Q7 है, क्या गॉस लॉ लिखते समय इन चार्जेस को कंसीडर करेंगे, आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। सिर्फ वही चार्जेस कंसीडर करना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 कैसे होता है। आज अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे। तो बच्चों गॉस लॉ प्रूव करने के लिए आप इमेजिन करो, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, जिसे क्लोज्ड सरफेस कहा था, उसको हम गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है। आपको पता है कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस फ्लक्स को बोल देते हैं फाई। तो ये फाई किसके बराबर होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर। ठीक है। अब अगर इसका प्रूफ करना है तो इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे फिर से सेंटर पे रखो चार्ज Q। बच्चों इस चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस दूर, r वेक्टर, ये r वेक्टर क्या है बच्चों,
बेसिकली ये इस स्फीयर की रेडियस है जिसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज Q। r वेक्टर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P ले लेते हैं, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण r वेक्टर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। और आपसे कोई कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रही है, इस पॉइंट P पे। किसके कारण, इस चार्ज के कारण जो कि सेंटर पे रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट P पे डायरेक्शन होगा बेटा बाहर की तरफ, E वेक्टर। ये बाहर क्यों होगा सर, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कहां बनती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, आउटवर्ड। अब हम इस पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, इसको बोलते हैं ds वेक्टर। ठीक है, ये ds वेक्टर क्या है, ds वेक्टर इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, और यहां पे ds वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको बोलेंगे n कैप। n कैप इज ए यूनिट वेक्टर in the direction of ds वेक्टर। ds वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, n कैप। तो हम n कैप को क्या लिख सकते हैं, n कैप इज इक्वल्स टू होगा ds वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर का नोटेशन याद है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लो मैं कहता हूं a कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होगा, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यानी कि a वेक्टर अपॉन a। यहां पे a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। वैसे ही n कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ds वेक्टर अपॉन ds। ds क्या है यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर। ds इज मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हमें पता करना है कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये फाई है। ये कहां से निकल रहा है, टोटल जो स्फेरिकल सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई। लेकिन इस छोटी सी जगह से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो वो होगा डी फाई। कितना होगा बच्चों, डी फाई। तो अब वो कैलकुलेट करना है। तो डी फाई कितना होगा बच्चों, डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां डी फाई क्या है, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds वेक्टर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई ds cos 0। ई वेक्टर और ds वेक्टर, देखो बच्चों ये जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, आउटवर्ड होगी। मैंने आप लोगों को जब एरिया वेक्टर समझाया था तो बताया था कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही बनता है, कभी इनवर्ड नहीं बनता, अंदर की तरफ नहीं बनता, हमेशा कहां बनेगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ cos 0 आएगा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, eds। अब E का आपको पता है क्या वैल्यू है, यहां रख दीजिए। तो डी फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन E की जगह रखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर ds। अब ये इतनी सी जगह से फ्लक्स अगर डी फाई बन रहा है तो टोटल फ्लक्स फाई कितना होगा बच्चों, फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर ds। आपको पता है बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का।
बच्चों ये ds बेसिकली एक स्फीयर का ही छोटा सा पार्ट है, स्मॉल एलिमेंट। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते चलो बच्चों, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है बच्चों, 4 पाई r²। क्यों, कैसे आया ये ds स्फीयर का हिस्सा है, और स्फीयर क्या है बेसिकली, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, r² से r² कैंसिल होगा, तो फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये प्रूव होता है बच्चों गॉस लॉ, सॉरी गॉस थ्योरम। ये क्या प्रूफ हो गया, गॉस थ्योरम। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि फाई को हम क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां पे इंटीग्रेशन में एक छोटा सा आपको सर्कल दिख रहा है बना हुआ, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किया गया है। तो फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो बच्चों ये था डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों यहां पे आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम 3 एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं यहां पे, और ये तीनों ही सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न जो होता है एग्जाम का सीबीएसई का, उसके हिसाब से तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज विथ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर सेंटीमीटर। दूसरा एप्लीकेशन में क्या है, अप्लाई गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तीसरा है अप्लाई गॉस थ्योरम टू शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल vanishes whereas outside it the field is as if all the charge had been concentrated at the center। ठीक है ना। तो ये तीनों एप्लीकेशंस को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बच्चों पहली एप्लीकेशन में क्या है, मैं अभी एक शॉर्ट में समझा रहा हूं, बाद में अलग अलग समझाऊंगा सबको, ठीक है। बस मैं बता देता हूं, पहली एप्लीकेशन में क्या है, बहुत लंबा एक वायर रहेगा, उस वायर से r वेक्टर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस वायर को कुछ चार्ज दे दिया जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन ये है। दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आपको सेकंड एप्लीकेशन में क्या दिया जाएगा, एक शीट दे दी जाएगी, इनफाइनाइट बहुत बड़ी शीट है अगर, और उसको अगर चार्ज दिया गया है, सपोज दिस पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू ए शीट, तो इस शीट से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैसे ही जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दे दी जाएगी। सपोज दिस इज ए हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर भी कैसी, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, पहले तो r डिस्टेंस दूर, जब पॉइंट P कहाँ है बच्चों, स्फीयर के बाहर। दूसरा r वेक्टर डिस्टेंस दूर, जब पॉइंट P कहाँ है बच्चों, स्फीयर के सरफेस पे है। और तीसरा स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा है ये प्रूव करके दिखाओ कि जब पॉइंट P स्फीयर के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा जब आपने पॉइंट चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज कहां कंसेंट्रेट मान लिया जाएगा, इसके सेंटर पे। दूसरा क्या आएगा, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जब आप इसके सरफेस पे निकालेंगे तो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो पता चलेगा।
और जब आप स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल वैनिश। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन। बच्चों आप इमेजिन करो ये एक बहुत लंबा वायर है, दिस वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, लगभग इतना लंबा कि हम इसकी लेंथ को इनफाइनाइट लॉन्ग बोल देते हैं, और इस वायर को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब आप इस टेंशन में बताना कि सर कौन सी मेथड यूज की, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, वो अपने को नहीं सोचना, बस इतना पता कि बहुत लंबा वायर है, उसको चार्ज कितना दिया गया है, Q। इस वायर से r वेक्टर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर। एम समझे डेरिवेशन का, हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट कितनी दूर है, r वेक्टर डिस्टेंस दूर है इस वायर से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस r को रेडियस मानते हुए इस वायर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ठीक है, या क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हैं। ये हो गया एक क्लोज्ड सरफेस, और ये सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस इस पूरे के पूरे वायर को क्या कर रहा है, एनक्लोज करे हुए है, ठीक है ना। बच्चों आपको पता है कि वायर को आपने चार्ज दिया है अलोंग द लाइन, कैसा चार्ज दिया है, अलोंग द लाइन, ठीक है। मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाया है, जिस वीडियो में, उसमें मैंने ये सब कुछ समझाया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, ठीक है बच्चों। यहां पे आपको L लेंथ में अगर आपने चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है L लेंथ में, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा मल्टीप्लाइड L इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, Q आ जाएगा। ये टोटल चार्ज दिया गया है इस वायर को, कितना दिया गया है, लैम्डा इंटू L। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपको पता है फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Q दैट इज लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों यहां पे ये फ्लक्स कहां से पास हो रहा है, देखिए बच्चों, इस वायर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और फ्लक्स कैसे पास होगा, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से। क्या पास हो रहा है बच्चों, फ्लक्स। और क्यों पास होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इसको क्रॉस करेंगी, इस सरफेस को। तो टोटल फ्लक्स फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों यहां पे आपको एक ये सरफेस दिख रहा है, दूसरा सरफेस ये दिख रहा है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और तीसरा सरफेस ये है, ठीक है। तो इस सरफेस को नाम दे देते हैं S1, इस सरफेस को नाम देते हैं S2, इस सरफेस को नाम दे देते हैं S3, ठीक है। तो फ्लक्स इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा, और इससे भी पास होगा, नो। यहां के जो ऊपर का एरिया है S1 और S3, इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, यहां पे फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और इस सरफेस से भी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 0। कैसे होगी 0, देखते हैं। तो मान लेते हैं इस S1 का एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया और इसको नाम दिया ds1 वेक्टर। S1 का छोटा सा हिस्सा है ds1 वेक्टर। वैसे ही इस सरफेस को S2 नाम दिया, तो इसका भी एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया ds2 वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। और तीसरा यहां पे ले लिया एक छोटा सा हिस्सा, इसका नाम दे दिया ds3 वेक्टर, ds3 वेक्टर। बच्चों आपको पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये जो फाई है जो इससे पास हो रहा है टोटल फ्लक्स, वो कैसे निकालेंगे, फाई इज इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं
phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, मतलब ये फ्लक्स कहां से निकल रहा, सरफेस 1 से। वैसे ही फॉर सरफेस s1, सेकेंड सरफेस ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर फॉर सरफेस s2, प्लस सरफेस s3 के लिए ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये इसको एक बार और अच्छे से लिख दे इस इक्वेशन को, चलो ठीक है, पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं। फाई इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन phi1 क्या है, इधर से निकलने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या है, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi1 क्या है, इंटीग्रेशन s1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, प्लस फॉर सरफेस s2 ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, फॉर सरफेस s3 ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। बच्चों ध्यान से देखें, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी निकलेगी और ds1 वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, तो यहां थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसीलिए इससे फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो। अगर इस सरफेस के छोटे से एरिया से जीरो फ्लक्स निकल रहा है, तो टोटल सरफेस से भी फ्लक्स कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो यहां पे ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, तो ई ds1 cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये वाली चीज जो है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। वैसे ही ये वाली टर्म उठाते हैं, ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, देखो ds2 वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और ई वेक्टर भी इसी तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन, थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 0 की वैल्यू 1, तो ई ds बस ही आएगा यहां पे, ठीक है। बच्चों यहां पे ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ds का होगा, तो कितना आएगा ई, इस छोटे से सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसका हिस्सा है, ये बेसिकली इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का हिस्सा है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब मान लो अगर ये सिलेंडर है, ये पेन सिलेंडर है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका छोटा सा हिस्सा क्या है, ds वेक्टर। अब बच्चों ds2 वेक्टर, सॉरी, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ds2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई r इंटू एल, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। लास्ट आता है, इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो, क्योंकि यहां पे भी वही कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना होगा, थीटा, यहां पे 90, cos 90 फिर से क्या हो गया, जीरो। तो बच्चों टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है इस सिलेंडर से, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, phi2 के कारण। देखो टोटल फ्लक्स मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, बट बाकी के जो दो सरफेस हैं ऊपर और नीचे के, इनसे तो फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, और अगर फ्लक्स पास नहीं हो रहा है तो यहां जीरो फ्लक्स की कंडीशन बनती है, और जैसे ही जीरो फ्लक्स की कंडीशन बनती है तो टोटल फ्लक्स सिर्फ किसके कारण आता है, सरफेस 2 के कारण। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं नोट करते चलना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि टोटल फ्लक्स निकाल लिया है, कितना आया है, E इंटू 2 पाई आर एल। तो एक इक्वेशन ये बस काम की है, बाकी और ये एक इक्वेशन काम की है। तो फाई
इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड 2πr_l और फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू ई इंटू 2πr_l। यहाँ एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा लैम्डा अपॉन 2πr, ये यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू ई। मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने एक वायर बनाया था ना शुरुआत में, उस वायर से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन जीरो। और यहां पे लैम्डा क्या है, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, r क्या है, डिस्टेंस, एप्सिलॉन जीरो क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको नोट करें बच्चों। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में क्या था कि एक बहुत बड़ी शीट है, मान लो आप एक बहुत बड़ी शीट है, प्लेन शीट है, जैसे आपके घर में आप पेपर यूज करते हो ना, उस शीट को आपने चार्ज दे दिया, ठीक है, तो उस शीट से r वेक्टर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बच्चों ये डेरिवेशन, जो शीट का डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड दो टॉपिक और आते हैं, जिसमें जैसे आप मान लेते हैं ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, राइट साइड में फाइंड आउट करो और लेफ्ट में फाइंड आउट करो। इसीलिए बच्चों शीट का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन है। तो ये जो डेरिवेशन होगा इसमें सिर्फ शीट का डेरिवेशन नहीं होगा, इसमें दो डेरिवेशन और आएंगे, तो इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले बच्चों समझो कि एक प्लेन शीट है, बहुत बड़ी सी एक प्लेन शीट है, ठीक है, इस शीट को हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी शीट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना चार्ज दे दिया, मान लेते हैं क्यू चार्ज दिया, ठीक है, और ये क्यू चार्ज पूरे इस एरिया में स्प्रेड हो गया, तो ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट, और क्यू क्या है बच्चों, चार्ज गिवन, चार्ज गिवन टू शीट, ठीक है। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट क्या होती थी बच्चों, कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर, मैंने ये पहले भी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ना बच्चों। अगर हम कहते हैं कि हम इस शीट से एक गॉसियन सरफेस को पास करा रहे हैं, ठीक है ना, इसको रफ कर देते हैं, एक छोटा सा रिवीजन था बच्चों। इस शीट से हम मानते हैं कि एक गॉसियन सरफेस पास हो रहा है या एक क्लोज्ड सरफेस जो इस शीट को पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब इस शीट के आर का पार निकल गया वो, ठीक है, ये इस शीट को ऐसा क्रॉस करके निकल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि शीट के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के कारण है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसी जाएंगी, ठीक है। और आपने ये जो क्लोज्ड सरफेस यहां बनाया है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। और अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसमें कितने एरिया वेक्टर बनेंगे, पहला यहां बनेगा, इसको बोल दिया डेल्टा एस वेक्टर,
और डेल्टा S1 बोल दो और इसको नाम दे दो डेल्टा S2 वेक्टर, ठीक है। या फिर सीधा सीधा ए वेक्टर नाम दे दो, ये एरिया ए है तो ये ए वेक्टर, और ये भी एरिया ए है तो ये ए वेक्टर। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये है ई वेक्टर, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे इस जगह पे ये जो सिलेंडर है इसका ये एरिया कितना है बेटा, ए है, और ये एरिया भी कितना है, ए है। तो इस शीट में जो चार्ज दिया आपने Q, मैंने अभी समझाया था A इज द एरिया ऑफ शीट, वो सही है। और अगर हम इसका एरिया भी A मान लेते हैं, ये एरिया कितना है, A है ये एरिया, तो इस A एरिया के अंदर कितना चार्ज आया होगा, तो आपको पता है कि इधर का सिग्मा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन दिस एरिया A। पूरी शीट का चार्ज अगर Q है तो चलो इसको Q डैश बोल दो। तो अगर हम इसको एरिया मान रहे हैं और यहां से पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ी ना पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर आ गया, इसके अंदर सिर्फ ये वाला चार्ज आया है, और वो कितना है, Q डैश सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन A, और A क्या है, ये एरिया है। इतना चार्ज बस इसके अंदर आया, तो सिग्मा इंटू A इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q डैश, ठीक है। अब ये तो चार्ज पता चल गया, अब फ्लक्स और पता लगाना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल सरफेस से यहां देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन आउटवर्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो थीटा दोनों जगह कितना हो गया, 0। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है तो यहाँ पे एक कर्व्ड सरफेस का भी एरिया वेक्टर होगा, वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, इसको भी नाम दे देते हैं एस वेक्टर। बट इस कर्व्ड सरफेस से थोड़ा सा भी फ्लक्स पास नहीं हो सकता, 0 फ्लक्स पास होगा। उसका रीजन है यहां एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, cos 90 0। तो फ्लक्स टोटल क्या हो गया, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस तरफ के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसके लिए, प्लस यहां का भी लिखना पड़ेगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एक यहां पे एस वेक्टर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फाई बराबर ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0 प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ई एस कॉस 90। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 2 ई ए, और यहां पे ये फ्लक्स 2 EA आ गया, और टोटल चार्ज Q डैश कितना है, सिग्मा इंटू ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, फाई इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आया, 2EA इज इक्वल्स टू Q डैश, दैट इज सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही होगी। बट अगर आप डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आ सकता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहां सिग्मा क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा सिग्मा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, चार्जेस जितने ज्यादा पास होंगे, जितना ज्यादा डेंस होंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। तो बच्चों अब हमें देखना होगा, मैंने आपको बताया था कि शीट की 2 एप्लीकेशंस और हैं। ये तो शीट अपने आप में एक एप्लीकेशन है ही, इसके बाद 2 डेरिवेशंस और आते हैं, वो बहुत अच्छे से देख लें आप लोग।
तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप इमेजिन करें, यहां पे मैं इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, दोनों डेरिवेशन साथ में समझते हैं। एक प्लेन शीट है, शीट 1, इसका नाम देते हैं S1, और एक और प्लेन शीट है S2, ये दोनों सामने रखी हैं। इस शीट को दिया है पॉजिटिव चार्ज, ये फेस टू फेस रखी हैं, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरी शीट को भी दे दिया पॉजिटिव चार्ज S2 को। ये जब तक मैं पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना। ये S2 है, ठीक है, इसका एरिया A है, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। आपको यहाँ पे एक रीजन ये दिख रहा है, रीजन 1, एक रीजन 2 ये दिख रहा है, और ये है रीजन 3। आपसे कोई कहता है रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, ठीक है। वैसे ही सेकंड केस में भी यही होगा, बट एक शीट को दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी शीट को दे देते हैं नेगेटिव चार्ज, और आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन द रीजन 1, इन रीजन 2 एंड रीजन 3। इस शीट को दे दिया नेगेटिव चार्ज, ये है S1, ये S2, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो क्वेश्चन समझ आ गया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस शीट के बीच में बतानी है, और फिर यहां बतानी है। वैसे ही यहां पे रीजन 1, यहां रीजन 2, और ये है रीजन 3, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझें कि इस डायग्राम को हम पहले 2D में बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको रफ कर दें, 2D में बनाई दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये है प्लेट 1, इसका नाम दिया S1, ये है प्लेट 2 या शीट 2, इसका नाम है S2, इसको कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव। अभी तक जो डायग्राम बना था इससे पहले वो 2D में था, ठीक है ना। ये प्लेट को आप अगर आप ऐसा देखेंगे बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास एक शीट, ठीक है ना, ये है शीट। तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो शीट दिख रही है, और अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी। यहां से देख रहे हैं तो सिर्फ एक लाइन दिख रही है। वैसे ही ये शीट को ड्रॉ किया है। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकली E1 वेक्टर, इस डायरेक्शन में जाएगी ये। वैसे ही इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, E2 वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी ये होगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ होगी, इसकी भी बाहर की तरफ होगी, E2 वेक्टर। बच्चों यहां पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R वेक्टर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, R वेक्टर। और R वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो R कैप इस तरफ मानी है हमने, S1 से S2। R वेक्टर एक डिस्टेंस वेक्टर है ना, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी, तो वो डायरेक्शन क्या है, S1 से S2 की तरफ। हमने इसको कहा ये R कैप है। ये क्या है बच्चों, R कैप। अब अगर मैं कहता हूं कि इस रीजन में जो E1 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन E2 वेक्टर इधर से ऐसा आएगा आएगा आएगा, तो इस रीजन में भी E2 वेक्टर की डायरेक्शन यही रहेगी ना। S2 जो ये जो शीट 2 है उसकी E2 वेक्टर जो किसकी तरफ है, S1 की तरफ है, वहां देखें ये E2 वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। वैसे ही इस E1 वेक्टर की डायरेक्शन ये जो S2 है इसके यहां पे आके ये ऐसी हो जाएगी, E1 वेक्टर, ठीक है। अब आप देखें इस रीजन 1 में, ये जो रीजन 1 है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 वेक्टर, आपको पता है शीट के कारण क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। लेकिन आर कैप की डायरेक्शन यहां लगाया हमने, आर कैप है इस तरफ, S1 से S2 की तरफ, और E1 की डायरेक्शन है S2 से S1 की तरफ, इस तरफ। बात को बहुत ध्यान से समझना। E1 वेक्टर की डायरेक्शन S2 से S1 की तरफ,
और आर कैप की डायरेक्शन इस तरफ, तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव साइन। वैसे ही E2 वेक्टर भी क्या आएगा, इस तरफ आ रहा है, तो माइनस सिग्मा 1 आएगा, यहाँ S1 की है ना ये, S2 की में क्या लगाएंगे, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी होगी, E वेक्टर इन रीजन 1 इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, मतलब E वेक्टर इन रीजन 1 इज माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। माइनस साइन अगर कॉमन लेके लिखें तो E वेक्टर इन रीजन 1 इज माइनस साइन कॉमन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप की अपोजिट डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस रीजन 2 में, इसको 2 नाम दिया था ना, यहां देखो बच्चों, E1 वेक्टर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, आर कैप की डायरेक्शन में, E1 वेक्टर आर कैप। लेकिन E2 वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। तो रीजन 2 में E1 वेक्टर की वैल्यू क्या निकालेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि E1 वेक्टर और आर कैप की डायरेक्शन सेम है। वैसे ही E2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ सिग्मा 1 आएगा, ठीक है ना, सिग्मा 1, E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप विथ नेगेटिव साइन। E2 वेक्टर यहाँ रीजन 2 में E2 वेक्टर इस तरफ, आर कैप इस तरफ, नेगेटिव साइन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इन रीजन 2 इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो कितना आएगा, E वेक्टर इन रीजन 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। तो आर कैप कॉमन ले लेते हैं, तो E वेक्टर इन द रीजन 2 इज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड यहां पे ये है, ठीक है ना, तो इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो, और थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से देखते हैं। बच्चों थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, E वेक्टर इन वन थर्ड रीजन इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर आएगा। बच्चों E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन थर्ड रीजन में आर कैप की डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। E1 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप पॉजिटिव, E2 वेक्टर बराबर भी, यहाँ सिग्मा 1 यहाँ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप पॉजिटिव। तो E वेक्टर इन रीजन 3 बराबर आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। तो E वेक्टर एट पॉइंट एट रीजन थर्ड रीजन इज आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी थर्ड रीजन। ये जो थर्ड रीजन है, यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E वेक्टर इन रीजन थर्ड इज आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, इसे नोट करो आप लोग। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ टू शीट्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये दोनों शीट पे चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव है और दूसरी पे नेगेटिव। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, इन द रीजन 2 और इन द रीजन 3। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन नंबर 2, और ये दोनों काय से रिलेटेड है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में शीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहां हम बना लेते हैं पॉजिटिव शीट, ये वो है नेगेटिव शीट, इसको चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज है नेगेटिव।
ये है S1, ये है S2, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मिली है, इसे सिग्मा 2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं r कैप की डायरेक्शन 1 से 2, ठीक है ना, S1 से S2। तो बच्चों E1 वेक्टर ये होगा, E2 वेक्टर, E1 वेक्टर ये होगा, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, तो ये E2 वेक्टर, ये E2 वेक्टर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस E2 वेक्टर को हम इस वाले रीजन में बनाते हैं, इस E2 वेक्टर को उठा के यहां बनाते हैं, तो इसका डायरेक्शन यही रहेगा, ठीक है। वैसे ही इस E1 वेक्टर को यहां बना देते हैं तो भी डायरेक्शन यही रहेगा, ठीक है ना। अब अपने को डायरेक्शंस पता है, अगर मैं कहता हूं इस रीजन 1 में, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, इस रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या आएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E1 वेक्टर का डायरेक्शन देखो बच्चों, आर कैप जो है उसका डायरेक्शन है इस तरफ, S1 से S2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ E1 वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। नेगेटिव साइन शोज दैट r cap and E1 vector in region 1 are in opposite direction। वैसे ही E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर और r cap की डायरेक्शन एक तरफ है, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r cap। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r cap विथ नेगेटिव साइन प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। तो यहां से हम फिर से E वेक्टर इन रीजन 1 निकालें तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1, यहां से हम आर कैप और 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, ठीक है ना। अब रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखें आर कैप का डायरेक्शन रीजन 2 में देखें क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे आर कैप की डायरेक्शन में ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यहाँ E1 वेक्टर कितना आएगा बच्चों, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप, और E2 वेक्टर कितना आएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप, दोनों ही पॉजिटिव, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो E वेक्टर इन रीजन 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। आप लोग आर कैप कॉमन लेके खुद लिख लेना, ठीक है ना। वैसे ही इस वाले रीजन में ध्यान से देखें, यहां पे E2 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है आर कैप के, और E1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इन दी डायरेक्शन ऑफ आर कैप। तो यहां पे रीजन 3 में E वेक्टर इन रीजन 3 में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, देखें E1 वेक्टर अभी मैंने बताया आर कैप की डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे, प्लस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप, और E2 वेक्टर कितनी आ जाएगी, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप। अब यहां पे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहां पे माइनस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, 2 का जो आंसर है। तो यहां E वेक्टर इन रीजन 3 इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप, सॉरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या खत्म होता है, ये पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो प्लेन शीट का डेरिवेशन था, उस डेरिवेशन में
दो शीट्स के डेरिवेशन भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, और वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है ना? अब आ चुके हैं अपन लोग थर्ड एप्लीकेशन पे। तो बच्चों आप इमेजिन करें, ये एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है ना? हॉलो स्फीयर है या शेल कह लो, ठीक है ना? हॉलो स्फीयर बोल देते हैं, हॉलो स्फीयर, और इसकी रेडियस है आर। आर इज द रेडियस, ठीक है? और इस स्फीयर को चार्ज दिया गया है पॉजिटिव चार्ज क्यू, और ये इसके सरफेस पे है। बच्चों ये डेरिवेशन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है? और इसके सेंटर से अगर हम रेडियस बनाएं तो ये इसकी आर वेक्टर रेडियस है, ठीक है? स्मॉल आर ले लेते हैं या कैपिटल आर कर देते हैं रेडियस को, ठीक है? कैपिटल आर इज द रेडियस। और क्यू क्या है बच्चों? इसको चार्ज दिया है। इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया तो ये होगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है? इसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस स्फीयर के सेंटर से आर वेक्टर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी पे, बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल के कारण जिसको चार्ज क्यू दिया गया है, इस स्फीयर के सेंटर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इस स्फीयर के चारों तरफ स्मॉल आर को रेडियस मान के एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और वो कैसे शेप का रहेगा? स्फेरिकल शेप का। ये क्लोज्ड सरफेस बनाया, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है? और आपको पता है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? ये जो चीज है बच्चों, इसको जो चार्ज दिया है, इस कारण से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों? उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं जिसको चार्ज दिया गया है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ये कहां समझाया था मैंने आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इस सरफेस से क्या निकलेगा? फ्लक्स। क्या निकलेगा बच्चों? फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन लोग? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा? फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? ई डेल्टा एस। और इस गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा बच्चों, वो डेल्टा एस कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों? टोटल फ्लक्स है, ठीक है ना? अब अगर टोटल फ्लक्स है अपने पास, तो गॉस लॉ में अपन क्या रख सकते हैं? पाई की वैल्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये क्यू क्या था? इस स्फीयर को जो टोटल चार्ज दिया है वो क्यू है। तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, ऊपर न्यूमरेटर में क्यू। तो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हो।
ये फॉर्मूला काय का था, अगर किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय r स्क्वायर। तो स्फीयर को जब हमने चार्ज दिया और उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया। और ये सेम टू सेम कैसा है, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले जैसा। और ये जो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में जो केस 1 है, इसमें स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब इस केस में थोड़ा सा और एक मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो क्या है ये देखें। बच्चों आपने इसको चार्ज दिया है, तो आपने कहां चार्ज दिया है, स्फीयर के सरफेस पे। कहां चार्ज दिया है, स्फीयर के सरफेस पे। और आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, इस स्फीयर का एरिया। तो क्या निकल आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q। इस Q की वैल्यू को यहां अगर पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा क्या आएगा, Q की जगह आप रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे ही आई, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो आंसर है हमने रिपोर्ट किया है सिग्मा के फॉर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, और यहाँ पे ये जो आंसर रिपोर्ट किया था वो Q के फॉर्म में किया था, ये वाला। अब अगर आपसे कोई कहता है अगर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाए, अगर ये गॉसियन सरफेस, अगर मैं कहता हूं कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना चाहता हूं, ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर मैंने कहा कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फर्स्ट केस में क्या कहा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, पॉइंट P स्फीयर के बाहर है। अब क्या हो चुका है, पॉइंट P स्फीयर के सरफेस पे आ चुका है। तो जो गॉसियन सरफेस है ना बच्चों, जो आपने ये वाला गॉसियन सरफेस बनाया, ये स्फीयर के जस्ट आउटसाइड बना देंगे। और जैसे ही गॉसियन सरफेस आपने बनाया स्फीयर के जस्ट बाहर, तो स्मॉल r की जगह आप क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो जो भी फॉर्मूले आए हैं उसमें E का फॉर्मूला आया था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r की जगह क्या लिख देना है, बस कैपिटल R। तो केस 2 जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल R का स्क्वायर। और इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, स्मॉल r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल R। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो ई वेक्टर ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने आपको दो केस बताए हैं अभी, समझ गए ना। पहला केस जिसमें पॉइंट P स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड द स्फीयर है, और सेकंड केस में क्या बताया कि पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है। तो जब पॉइंट P स्फीयर के बाहर है तो गॉसियन सरफेस ये वाला यूज किया। अब ये सरफेस पे ही आ गया पॉइंट P, तो जस्ट बाहर गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई कहता है कि स्फीयर के अंदर, मैं कहां बात कर रहा हूं अब, स्फीयर के अंदर, अब स्मॉल r कितना हो जाएगा, स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। अगर ये पॉइंट P खिसक करके कहां आ जाए, स्फीयर के अंदर, तो इसके लिए स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन कैपिटल R। तो गॉसियन सरफेस यहां बनाना पड़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, एक्चुअल में स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, स्फीयर तो हॉलो है, कंडक्टिंग है। जितना चार्ज है सरफेस पे है, जितना भी चार्ज है वो सब कहां है, सरफेस पे है। यहां तो कोई चार्ज सेंटर पे है ही नहीं। आंसर बस आया था जब हमने r डिस्टेंस दूर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो क्या आंसर आया था, Q बाय R स्क्वायर। उससे ऐसा लग रहा था कि चार्ज यहां कंसेंट्रेटेड है, बट एक्चुअल में सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज ही नहीं है तो फाई बराबर
Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो Q अगर जीरो है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ही अगर जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? जीरो। और अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो E डेल्टा S की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। इससे ये प्रूफ होता है, मैं इस डेरिवेशन को समराइज करता हूं, ठीक है ना। अगर ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है ना, तो इस स्फीयर से अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस दूर और उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितनी आती है? E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बाय आर स्क्वायर। अगर सिग्मा के फॉर्म में रिपोर्ट करें तो 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो सिग्मा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद है अच्छे से? तो यहां पे बस आर की मिस्टेक हुई है, ये है अपॉन आर स्क्वायर और यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और ये क्यू बाय आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। बच्चों अगर यही सरफेस पे निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? अब भी जस्ट बताया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर इन फॉर्म ऑफ सिग्मा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे अगर हम इस स्फीयर के अंदर निकालना चाह रहे थे तो कितनी आ रही थी? E बराबर जीरो आ रही थी। ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। सो लेट अस ड्रॉ ग्राफ E वर्सेस R। हेडिंग लगाए बच्चों, E वर्सेस R। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां R वेक्टर है और यहां पे हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, वो सेम टू सेम स्फीयर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहां सेंटर में आएगा, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा। बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो है। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज दिया है स्फीयर के सरफेस पे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर वो जीरो है, जीरो है, जीरो है। और सरफेस पे कितनी थी? याद है? E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने ये वैल्यू ले ली, यहां पे आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी हो गई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब यहां तो पूरी जीरो है ना, फिर एकदम से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? इंक्रीज हुई। ठीक है, अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर पूछे तो फॉर्मूला क्या आया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ई की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ग्राफ बच्चों इसके बाद से ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सरफेस पे कितनी आई थी? अगर सिग्मा के फॉर्म में रिपोर्ट करें तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। याद है ना? तो ये हो गया। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बनाने आता है, सीबीएसई में कई बार आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज का वीडियो था गॉस लॉ के ऊपर और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आज मैंने क्या क्या कवर कराया? गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें आज मैंने पढ़ाई हैं वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को जो आपके साथ 12th बोर्ड देने वाले हैं उसको इस वीडियो के बारे में बताएं। विद इन 1 मंथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो डालूं ताकि सीबीएसई का जो 2023-24 के सेशन का एग्जाम है उसमें आप लोग अच्छे से पेपर कर सको। आई एम योर टीचर आयुष सर।